अंड जनन जो होता है क्या होता है, आप सिंपल भाषा में समझें, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनक कहते हैं। जैसे हम लोग सीखेंगे सिंपल भाषा में कि अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब अभी बेसिक सीख रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए कि इसके बाद हम लोग इस चैप्टर अंडजनक के बारे में, जो अंडजनन है इसके बारे में पूरा भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप पहले इसके बारे में सबको देख लीजिए कौन कौन क्या क्या चीज होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक परिपक्व समझते हैं मादा युग्मक, हम लोग वृषण पर रहते हैं ना पीछे, तो पुरुष करते हैं, ये कौन सा युग्मक है आपका, मादा युग्मक है, के निर्माण की प्रक्रिया। अगर आपको परिपक्व होके मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अंडजनन कहेंगे। यानी अंडजनन की बात करते हैं तो ये मादा में हो गया, ऐसे भी अंडाणु की अगर बात करते हैं तो मादा जनन होते हैं, लेकिन अंडजनन क्या है, तो ये एक आपका भाग है जनन का, जो अंड है एक जनन का क्या है, भाग है। यानी जो जनन होता है उसका एक भाग क्या है, अंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। उसी को हम डिफिनेशन बोलेंगे, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अंडजनक कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहे कि यहाँ पर जैसे आप देखिए शुक्राणु और अंडाणु को दोनों में आप डिफरेंट देखिए थोड़ा सा, शुक्राणु और क्या है यहाँ पर अंडाणु है। अब बात करते हैं ये क्या है बताइए, शुक्राणु है, ये क्या है आपका अंडाणु है। ये शुक्राणु जो होता है आपको पता है कि ये कहाँ पर होता है, ये मनुष्य के आपको पुरुष या स्त्री में, और ये वाला तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे अंड जनन पढ़ रहे हैं, तो अंड जनन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अंड जनन पढ़ रहे हैं। तो ये अंडाणु होते हैं स्त्री के अंदर, और जो ये आपका शुक्राणु होते हैं किसके अंदर होते हैं, पुरुष के अंदर होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं आप समझिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये अंड जनन में आप बात करते हैं, इसके अंदर जो होते हैं क्या होगा, नाभिक होते हैं, और ये सब आप देख रहे हैं चारों तरफ कोशिका द्रव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपका कोशिका। और ये जो आपके भाग होते हैं इसको कुपी कोशिकाएं बोलते हैं, जो कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, कोरोना वायरस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, जो आपका कुपी कोशिकाएं होते हैं। कौन, और यहाँ पर जो होता है जोना पेलिसिडा होता है, जो जेली कोट हम लोग बोलते हैं, और कार्टिल आपका ग्रेफियल होते हैं। अरे अंडजनक वो क्या है, तो क्या है आपका एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अंडजनक कहते हैं। ये तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, बोले डाउट है किसी को। अब आगे चलते हैं, आपको जो गहर होता है वो क्या होते हैं, तो गहर क्या है, इसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम भी बोलते हैं, गहर बोलते हैं। क्या होता है देखिए, अगर कह रहे कि तृतीय पुटक की तरल से भरी गुहा, अगर आपका तृतीय पुटक है, जैसे ये वाला भाग आपका तृतीय पुटक है, ठीक है, ये जो भाग है आपका कौन सा है, तृतीय पुटक है, ये अंदर वाले भाग है, जो अंडजनन शुक्राणु जनन सब होता है ना आपको, तो ये आपको अगर बात करते हैं ये तृतीय भाग होता है, अंदर वाले भाग है तृतीय भाग। तो कह रहे कि जो तृतीय पुटक की तरल भारी जो गुहा होता है उसको एंट्रम कहा जाता है। ये वाले भाग जो होते हैं अंदर वाले भाग क्या कहते हैं हम लोग, एंट्रम कहते हैं। अरे समझ में ना, तो यहाँ पर सिंपल गहर और एंट्रम क्या होता है, तो तृतीय पुटक की तरल से भरी गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। यानी आपको लगभग समझ में आ गया, देख रहे हैं आप लोग, ये भाग तृतीय भाग होता है, अंदर वाले सबसे भाग को क्या बोलते हैं, उसको एंट्रम बोलते हैं। जाइए कौन है, अब देखिए अब बात करते हैं अंडोत्सर्ग। अब मेरे पास आता है क्या चीज, अंडोत्सर्ग आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब करें जो ग्राफिक फुटक होते हैं, ग्राफिक फुटक फटकर, जो ग्राफिक फुटक होते हैं वो फट जाता है, और फटने के बाद द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। जो हमारे पास ग्राफिक फटक है वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अंडक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये करेक्ट, यहाँ पर सिंपल भाषा में समझेंगे, ग्राफिक फुटक फुटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। क्या करता है, ये मोचित करता है, और मोचित जब करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, देखिए समझिए, गर्भाशय से अंडों का निकलना, ये देखिए अंडा है ना आपका, गर्भाशय है, गर्भाशय से जब निकलता है तो क्या, यहाँ पर अंडे, तो गर्भाशय से अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। या कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो गर्भाशय से, गर्भाशय हो गया, गर्भाशय से जब अंडोत्सर्ग निकलता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। लेकिन देखिए मानव में यह घटना तब होती है जब डी ग्राफिक फुटक होती है, डी के आकार जैसा बनना चाहिए, जब डी के आकार जैसा बनेगा तब होता है, और वही डी के आकार जो होगा फुटक क्या होते हैं, फटकर द्वितीय अंडक में जाकर गर्भाशय कोशिका से निकलते हैं, यही गर्भाशय कोशिका से होकर निकलते हैं। तो ये आप सिंपल भाषा में समझ में आपको आ गया, ग्राफिक फुटक फटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करता है, और इस प्रक्रिया का कहेंगे अंडोत्सर्ग कहेंगे। यानी सिंपल भाषा में भी हो सकता है, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। देखिए गर्भाशय, यहाँ पर अंडे का देखिए निकलना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर और भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर
ये आपको गर्भाशय हो गया। देखिए गर्भाशय से यहाँ से निकल, ये सब शुक्राणु इसके अंदर है, यहाँ पर देखिए निकल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो ये निकल रहे हैं भाग को, ये देखिए पकड़ है, अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लेकिन ये देखिए पकड़ रहे हैं यहाँ पर भी भाग देखिए निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये निकल रहा है, देखिए यहाँ बन रहे हैं यहाँ पर, और इसको ये पकड़ रहे हैं। ग्राफियन पुटिका जो इसको पकड़ रहे हैं, किसको, अंडे को पकड़ रहे हैं, यानी यही आपको अंडोत्तर सर्ग होते हैं। कहाँ से, आपको गर्भाशय में से निकलता है। कहां से निकलता है, गर्भाशय में से। देखिए यहाँ पर पकड़ा हुआ निकल कर, लेकिन यहाँ पर बन रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको बन रहा है और यहाँ पर आपका निकला हुआ भाग है। आपको लगभग समझ में आ गया होगा, बोलिए, डाउट नहीं किसी को, लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंडावरण के, इन आप लिखे हैं अंडावरण की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, करे कि जब आपका द्वितीय अंडक, यहाँ पर आपको हो जाएगा द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक अपने चारों ओर, कितना, अपने चारों तरफ एक नई झिल्ली का निर्माण करता है। जो द्वितीय अंडक होता है, दूसरा अंडक होता है, जैसे दो अंडक देखा है ना, जो दूसरा द्वितीय अंडक होता है वो चारों तरफ एक नई झिल्ली बनाता है। क्या करता है, एक नई झिल्ली बनाता है, आपको दिखा रहे हैं, नई झिल्ली बनाता है और उसी का निर्माण करता है, मैंने बनाता है या निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। आप बोल सकते हैं जोना पेलुसिडा भी बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं जोना पेलुसिडा भी बोल सकते हैं, या पारदर्शी अंडावरण बोल सकते हैं। तो क्या करता है, अंडक के चारों तरफ नई झिल्ली का निर्माण करता है। हम आगे आपको दिखा रहे हैं नई झिल्ली का निर्माण करता है। कि रज्जु दर्शन क्या होते हैं, तो सिंपल साहब रज्जु दर्शन आपको पास आएगा तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर प्रथम ऋतुस्राव को रज्जु दर्शन कहते हैं। जब प्रथम ऋतुस्राव होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं ना हम लोग, तो प्रथम जब ऋतुस्राव होता है उसी को क्या बोलते हैं, रज्जु धर्म कहते हैं। यानी प्रथम ऋतुस्राव को हम क्या बोलते हैं, रज्जु दर्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके बाद रज्जु दर्शन की शुरुआत की बात करते हैं, तो रज्जु दर्शन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है और जिसे रज्जु दर्शन कहते हैं। अब रज्जु दर्शन की शुरुआत कब होते हैं, यौनारंभ से। जैसे युवा होते हैं, जब उसके यौनारंभ स्टार्ट होता है तो यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रज्जु दर्शन कहते हैं। तो रज्जु दर्शन क्या है, प्रथम ऋतुस्राव को हम क्या कहते हैं, रज्जु दर्शन कहते हैं। ऐसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो ये आपको समझ आ गया, प्रथम ऋतुस्राव को क्या बोलते हैं, रज्जु दर्शन। अब देखिए रज्जु धर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रज्जु दर्शन भी कहते हैं। अब इसमें आता है कब से कब स्टार्ट होता है, कितना दिन चलता है, ये तो बेसिक सीखेंगे, बाद में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब ये बनेगा, देखिए यहाँ पर ये जब बनेगा तब ये जब आपको समझिए कि रज्जु दर्शन स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है ना, कि समझिए कि उसमें जो अंडोत्तर सर्ग बनना स्टार्ट हो गया, और जब तक अंडोत्तर सर्ग बने नहींगा तब तक उसमें शिशु उत्पन्न नहीं हो सकते। यानी जब शुक्राणु जाएगा जब अंडाणु के पास, यानी पुरुष के शरीर से शुक्राणु जब मादा के शरीर में जाएगा वहां पर अंडाणु में, तो ये तभी काम करेगा जब ये रहेगा तब, और नहीं रहेगा तो नहीं आपका होगा। तो यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रहा है कि जब ये तभी काम करेगा जब क्या करेगा, ये बनेगा तब। तो ये बनता कब है, यही रज्जु दर्शन स्टार्ट होता है तो बनना स्टार्ट होता है, यानी जब ये स्टार्ट होता है तो रज्जु दर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो समझिए कि जब भी आपको रज्जु दर्शन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो हम समझ जाएंगे कि अंडाणु का बनना स्टार्ट हो गया है, और गर्भाशय यही से आपको बनना स्टार्ट होता है। ऐसे ये गर्भाशय है और ये आपका अंडाणु बनता है। अरे समझे ना, तो आप लोगों को पिक्चर से भी समझ में आ गया होगा, ऐसे भी समझ। प्रथम ऋतुस्राव जो होता है ना, प्रथम ऋतुस्राव, जब ये प्रथम ऋतुस्राव होता है यहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रज्जु दर्शन बोलते हैं। यानी रज्जु धर्म की शुरुआत यौनारंभ से ही शुरू हो जाती है। यौनारंभ समझते हैं, अवस्था तो सब लोग समझते हैं, यौनारंभ से क्या होते हैं, शुरू हो जाता है। लगभग आ रहे समझो, बोलिए आपको डाउट है किसी को। एक रज्जु धर्म होते हैं दूसरे रज्जु धर्म के बीच, एक पहले का रज्जु धर्म हो गया और यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा का, मान लीजिए कि पहले स्टार्ट होगा फिर दूसरा को दिन तक स्टार्ट होगा ना, पहले दिन स्टार्ट होता है फिर दूसरे दिन स्टार्ट होगा। तो कह रहे कि एक रज्जु धर्म दूसरे रज्जु धर्म के बीच, जब पहले स्टार्ट हो गया फिर दूसरा दिन भी स्टार्ट होता है और उसके बीच घटना होते हैं, उसके बीच घटना होगा ना, उस घटना चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आर्तव चक्र कहा जाता है। अच्छा मान लीजिए कि एक रज्जु दर्शन हो गया, यानी रज्जु धर्म हो गया, फिर दूसरा भी रज्जु, ऐसे ऐसे चलते रहता है, लगभग चलते रहता है। आपको नीचे आपको बताएंगे 28-29 दिन चला है, तो एक दिन चला दूसरे दिन चला, जब एक से दूसरे दिन चला तो उसके बीच में घटना होता है ना, अब उस घटना को यानी घटना चक्र क्या कहेंगे, आर्तव चक्र कहा जाता है। यानी पहले दिन स्टार्ट हुआ फिर दूसरा दिन चला, इसके बीच में कोई ना कोई घटना हुआ होगा, उसी घटना को क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहा जाता है। अरे समझे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्तव चक्र कह रहे हैं कि प्राइमेट्स के मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। तो प्राइमेट्स मादाओं में, अप्राइमेट्स और प्राइमेट्स मादा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, याद है लोगों को, प्राइमेट्स और अप्राइमेट्स मादा क्या होते हैं। तो कह रहे कि प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। आप समझिए, ऋतुस्राव, रज्जु धर्म, मासिक धर्म या रज्जु धर्म ही कहते हैं, ये ना कहते हैं हम लोग। तो जो जनन चक्र होता है ये मादाओं में जो पाए जाने वाले, ऐसे भी अगर बात करते हैं प्राइमेट्स मादाओं में, तो ये मादा में ही होता है, पुरुष में तो होता नहीं ना, ये किस स्त्री में होता है। तो ये आपका नर में नहीं होता, किसमें होता है, मादाओं में। तो सिंपल भाषा में बोलिएगा कि जो आर्तव चक्र होता है, प्राइमेट्स के मादाओं में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहता है, आर्तव चक्र कहा जाता है। जैसे उसका अगर नाम बोलते हैं
तो आप उसे आर्तव चक्र बोल सकते हैं, ऋतुस्राव बोल सकते हैं, रजोधर्म बोल सकते हैं, मासिक धर्म बोल सकते हैं, या रजोदर्शन या रजोधर्म, आपको जितने नाम है सब आप बोल सकते हैं। देखिए स्त्रियों में रज चक्र 28 से 29 दिन का होता है। अगर बात करते हैं तो स्त्रियों में जो इसका चक्र होता है कितने दिन होता है, 28 से 29 दिन तक होता है। तो 28 से 29 दिन तक चलता है लगभग। इसका कार्यकाल एक दिन से स्टार्ट होता है, 29 दिन तक इसका असर रहता है लगभग आपको 28 से 29 दिन तक। अगर प्रथम हम रज चक्र की बात करते हैं तो उसको तरुणावस्था कहते हैं। प्रथम रज चक्र होगा जैसे शुरुआत में ही स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम में ही स्टार्ट हुआ है, तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, तरुणावस्था कहते हैं। उसको पुबर्टी भी कहते हैं। ये प्रारंभ होता है शुरुआत में, इसलिए उसको तरुणावस्था कहते हैं। जैसे बालक, छोटे बच्चा हुआ तो उसको बालक कहा जाता है ना। तो उसी तरीका से जब ये आर्तव चक्र स्टार्ट होता है, ये रजधर्म, मासिक चक्र, ऋतुस्राव जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है उसको कौन सी अवस्था कहेंगे, तरुणावस्था। आपसे पूछेगा तरुणावस्था क्या होता है, फर्स्ट आप बोलिएगा जो प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाला जनन चक्र होता है आर्तव चक्र कहते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम जब क्या होता है आवर्तक, ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसी को कौन सी अवस्था कहते हैं, तरुणावस्था कहते हैं। लगभग समझ रहे हैं, सब पॉइंट याद रखेगा, पूरा एक्सप्लेन इसमें करेंगे। और इसे रजोदर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रजोदर्शन भी कहते हैं। आगे समझ आप। निषेचन क्या होते हैं, आपके पास आता है कि निषेचन क्या होते हैं। अब देख लेंगे निषेचन। यहाँ पर देखिए शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का संलयन, एक शुक्राणु हो गया, एक मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो शुक्राणु होते हैं। एक शुक्राणु हो गया, जैसे आप लोग शुक्राणु बनाते हैं ना, शुक्राणु तो लगभग सब लोग को बनाने यही जगह, सबको आ जाएगा बनाने आपको। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि शुक्राणु, शुक्राणु के साथ किसका, अंडाणु से, अगर एक देखिए यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर है शुक्राणु है, ये हो गया सब शुक्राणु, दिखाई दे रहा है ना, ये शुक्राणु हो गया। और किसके साथ, अंडाणु के। यहाँ पर अंडाणु दिखाई दे रहा है, तो शुक्राणु के साथ अंडाणु के, जैसे ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहाँ पर देखिए, आगे शुक्राणु यहाँ पर। अभी शुक्राणु किसके साथ संलयन कर रहे हैं, अंडाणु के साथ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर शुक्राणु के साथ अंडाणु का संलयन ही प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी जब दोनों क्या करेगा, शुक्राणु और अंडाणु दोनों संलयन करेगा तब क्या कहलाएगा, बोलिए, निषेचन कहलाएगा। लगभग आपको निषेचन समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाणु। तो देखिए ये शुक्राणु यहाँ पर है, सब शुक्राणु, और ये अंडाणु है, दोनों का संलयन हो रहा है। दोनों का संलयन के भी क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कई तरह से निषेचन आपके होते हैं। पेड़ पौधा में जो फूल होते हैं, कई सारे मनुष्य में, पेड़ पौधा के अलावा मनुष्य के बाद जानवर में, निषेचन सब में होता है। लगभग आपको पता होगा। तो ये चीज आप इसको देखकर समझ में आएगा। जरायु अंकुरण के बारे में बात करते हैं। देखिए जरायु अंकुरण क्या होते हैं। अंकुरण आप समझिए कि छोटे छोटे जब पौधा या छोटे छोटे बीज होते हैं, जब अंकुरण बढ़ते हैं तो उसको अंकुरण बोलते हैं। देखिए कैसे इसको बोलेंगे, भ्रूण के अंतरोपण, भ्रूण के जो अंतरोपण होते हैं, अंदर होते हैं, के पश्चात पुष्पकोरक, जो पुष्पकोरक होते हैं वो क्या होते हैं आपका, पुष्पकोरक पर अंगुली जैसे संरचनाएं उभरती है। पुष्पकोरक जो होता है, पोषक जो खाने पीने वाले जो भी होते हैं पुष्पकोरक होते हैं, उस पर अंगुली जैसे क्या होती है, एक संरचनाएं होती हैं, उभरती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जरायु अंकुरण कहते हैं या कोरियानिक बिलाई कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर फूल एक देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए फूल में भी अब देखेंगे तो यहाँ पर अंकुरित हो रहा है। इसके बाद एक हम चना का जैसे मटर लेंगे, चना लेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर भी अंकुरित हो रहा है, यहाँ पर भी अंकुरित हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपको अंकुरित बोलेंगे। तो कौन अंकुरित बोलेंगे, जरायु अंकुरण हम लोग इसको बोलते हैं। अरे समझ में, ये आपको पिक्चर से लगभग समझ में आ गया होगा। बोलिए डाउट है इसमें, तो यहाँ से लगभग आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत है ना किसी को, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलिए। तो हम लोग बोले जरायु अंकुरण इसे बोलते हैं। इस कंडीशन में भ्रूण के जो अंतरोपण होते हैं उसके पश्चात जो पुष्पकोरक होते हैं, अंगुली जैसे संरचनाएं होती है, और उसी जरायु को क्या कहते हैं हम लोग, अंकुरिन बिलाई कहते हैं। तो इसमें आप लोग सिंपल भाषा में याद कर लीजिएगा। ऐसे भी अंकुरण आप समझ में, छोटे जैसे आप एक चना ले लीजिए या मटर ले, जिसको पानी में डालिएगा, पानी में डालने के बाद या ऐसे भी आप किसी कहीं पर भी रख दीजिएगा, उससे देखिए निकलता है ना उससे। तो जैसे उसको निकलता है फर्स्ट टाइम उसको अंकुरण बोलेंगे। किसी भी पेड़ पौधा कहीं से निकले, फूल कुछ भी से निकले, वही क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। अब उसमें हम बात करें कि पुष्पकोरक क्या होते हैं। तो पुष्पकोरक देखिए क्या होता है, एक कोर आपका कोरक पुटी होते हैं, जो कोर खंड की बाहरी परत पर होते हैं। जैसे वो निकलता है ना तो उसके बाहर वाले परत पर होते हैं, उसी को व्यवस्थित उसी पर होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, पुष्पकोरक कहते हैं, क्योंकि खाते उसी को है, उसी को हम लोग खाते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, कोरकोशक कहेंगे। या हम लोग उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट भी उसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अंतर कोशिका के समूह क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, अंतर कोशिका के समूह क्या होते हैं। देखिए कोशिकाओं की भीतरी समूह जो पुष्पकोरक से जुड़े रहते हैं उन्हें अंतर
कोशिका समूह कहते हैं। अगर आपके पास कोशिका है, उसका भीतर का समूह, कोशिका के भीतर का समूह अगर पोषकोरक से जुड़े हैं, जो खाने पीने से पोषकोरक होते हैं, पोषक होते हैं, अगर मान लीजिए कि उसको पोषक मिलना चाहिए, अब पोषकोरक से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तब पोषकोरक से जुड़े अगर है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। इनर सेल आपको मास भी कहते हैं, अगर बात करते हैं तो इसको इनर सेल मास भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर को, देखिए ये सब पोषक से जुड़ा हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब कैसे पोषक से सब एक दूसरे से जुड़ा है, इसके भी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबको पोषक मिल रहा है ना। जैसे शुक्राणु होते हैं तो जरूरी नहीं है कि शुक्राणु, हमारे शरीर में कई तरह से शुक्राणु बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो ये देखिए पोषक की बात कर, देखिए इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, मनुष्य का अलग, यहाँ पर अलग है, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, सबके पोषक की बात कर, सबका अलग अलग है। अब इसी में अगर बात करते हैं कोशिका के, तो देखिए इसका कोशिका यहाँ पर अलग काम करेगा, इसका अलग काम करेगा, इसका अलग काम करेगा, इसका अलग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के कोशिका अलग होते हैं, यहाँ कोशिका अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। पूरे शरीर में जितने कोशिका होते हैं, सब कोशिका क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, हर तरह से कोशिका। और ये अगर बात करते हैं तो पेड़ पौधा मनुष्य हर जगह अलग अलग काम ही होता है, लेकिन अगर मनुष्य की बात करते हैं तो उसके पूरे शरीर में कोशिका होते हैं, लेकिन सभी कोशिका क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्य भी करते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी आपके हाथ की कोशिका को अच्छी तरह से भोजन ना मिले तो हाथ वो आपका काम नहीं करेगा, हो सकता है कि आंख के जो आपकी कोशिका है उसको अच्छी तरह से भोजन नहीं मिले, पोषक नहीं मिले, वो भी आपको काम नहीं करेगा। कोई भी अगर अंग खराब होने का मुख्य रीजन क्या होता है कि पोषक तत्व की कमी हो गया, कहीं ना कहीं पोषक तत्व उसको नहीं गया। जैसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए विटामिन डी है, तो सूर्य के प्रकाश है, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर, सिर्फ शरीर के त्वचा पर पड़ना चाहिए, यानी आपके शरीर पर पड़ेगा। अगर आप धूप में कहीं जाते हैं, अगर आपके शरीर पर पड़ गया तो विटामिन डी की आपूर्ति हो गया, तो आपकी विटामिन डी मिलेगा तो उसको अंदर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि उसको आंख कान नाक खोल के उसको अंदर करेंगे, धूप इसमें भी जाओ, आपके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उस त्वचा पड़ेगा ना, यानी हमारे जो शरीर पर पड़ेगा उसे क्या मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। आप बहुत सारे ग्लूकोज बनता है, जैसे बहुत सारे सामान खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, उसको पानी पीते हैं तो उसके साथ ग्लूकोज बनता है, और कुछ ग्लूकोज क्या होता है कि जाता है तो लार ग्रंथि जो होता है उससे बनकर हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो कई तरह से इसे बनता है। तो कोशिका आप समझ गए कि हर जगह कोशिका क्या होते हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं। उसी में आपको बात करते हो अपड़ा आता है, तो अपड़ा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अगर जरायु अंकुरन है और गर्भाशय के उत्तक एक दूसरे के साथ अगर अंतरागुलित होता है, अगर अंतरागुलित होता है तब उसको एंटेरिडिस बोलते हैं, या हम संयुक्त रूप से उसे बोलते हैं परिवर्धनशील बोलते हैं, या भ्रूण बोलते हैं, या मातृ शरीर के साथ संरचना क्रियात्मक इकाई को भी गठित करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। हमेशा प्लेसेंटा होता है, जो मैट्रिक क्लास में प्लेसेंटा पढ़े हैं, तो प्लेसेंटा क्या होता है, यानी अपरा, एक झिल्ली होता है, उसका नाम है प्लेसेंटा या अपरा बोलेंगे। जरायु अंकुरन जो होता है, जैसे अंकुर बनेगा, उसमें से निकल गया बीज, अंकुरन हो रहा है, तो उसको चारों तरफ से कोई ना कोई घेर कर रखेगा ना, जैसे अभी मटर हम दिखाए, चना दिखाए थे, उसको चारों तरफ से घेर कर रखेगा, और जब घेर कर रखेगा वही भाग क्या कहलाता है, प्लेसेंटा होता है, वही भाग क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। जैसे आमतौर पर यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के भीतर माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है, और जिसे भ्रूण की वृद्धि होती है, जिसमें भ्रूण की यहाँ पर वृद्धि होती है, यह अंग माता और भ्रूण के शरीर से संबंध स्थापित करने वाला होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि गर्भावस्था में अगर शिशु है, गर्भावस्था में क्या है आपका, शिशु है, तो शिशु को भोजन कैसे मिलेगा, शिशु को भोजन किसे मिलेगा, माता के शरीर से मिलेगा। किसके शरीर से मिलेगा, माता के शरीर से मिलेगा। और जब माता के शरीर से मिलेगा तो एक नली होगा, वहां से भोजन जाने के लिए कैसे जाएगा, जब वो नली के माध्यम से जा रहा है, यानी उस माता के रक्त से भोजन पहुंचता है, समझिए उसका जो ब्लड होता है ना शरीर का, वो ब्लड उसमें जाता है। सर आपके पूरे शरीर में जितने आप खाना खाते हैं, जो भी चीज आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मेहनत होता है ना, तो मेहनत करने के पश्चात क्या होता है, कुछ हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो पच जाते हैं, और कुछ बिना मेहनत का भी ऐसा ही पच जाता है, लेकिन वो बनता तो ब्लड है, बनता तो ऊतक ही है। अब ऊतक क्या करते हैं, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं फैलता है। सेम उसी तरह से भोजन इसको चाहिए अगर शिशु को, तो कैसे मिलता है, ऐसा नहीं कि वो भोजन क्या करता है, वो भोजन आया और बच्चे के अंदर शरीर में चला गया, उसमें जाके क्या करेगा, वो आपका छोटी हाथ उसको बनाएगा, फिर उसको देगा, बड़ी हाथ को देगा, ऐसा नहीं करता है। हमारे शरीर मानिए माता के शरीर में क्या करता है, जब भोजन जाता है तो ब्लड बनाता है, और ब्लड ही क्या करता है, उस शिशु को प्रदान करता है। यानी सिंपल भाषा में समझेंगे कि जिसके गर्भाशय में स्थित भ्रूण होता है, भ्रूण के बारे में बता देते, पहले यहाँ पर चर्चा की है, जो भ्रूण होता है वो शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है, यानी पहुंचाएगा तो एक नली द्वारा जाएगा, और जब वो पहुंचाता है वहां पर तब स्थापित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्लेसेंटा कहे जाते हैं। यानी सिंपल वे में हम अगर समझेंगे तो एक शिशु हो गया गर्भावस्था में, गर्भावस्था को भोजन चाहिए ना, तो गर्भावस्था का भोजन चाहिए तो किसके माध्यम से जाएगा, तो माता के शरीर के माध्यम से जाएगा, और वो क्या जाता है, तो रक्त जाता है, उस शिशु के अंदर क्या जाता है, रक्त जाता है, और वही रक्त को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बता रहे अपरा, अपरा है यहाँ पर। अब देखिए अपरा है, ये गर्भकाल है, मान लीजिए गर्भकाल है,
और ये हो गया अपरा। जैसे इसमें शिशु है, दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अब क्या शिशु है, देखिए इसमें शिशु पर है ना, और इसके ऊपर वाले देखिए आपको दिखाई दे रहा लाइनिंग झिल्ली है, लेकिन वो नली है, झिल्ली आपका है नली है। अब ये गर्भकाल है, इस समय क्या आपका गर्भकाल है। शिशु को पोषक चाहिए, तो देखिए शिशु के पोषक जा रहे हैं, जैसे प्रवाह कर, देखिए जा रहे हैं यहाँ से, और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जा रहे नहीं, तो ये नली हो गई, ऐसा ही नली होता है, जो आपको नली है इसमें ये नली होता है। देखिएगा होता क्या है कि जब गर्भावस्था के बाद जैसे शिशु जन्म लेते हैं, बाहर जब निकलते तो एक नाल होता है, उसको जो काटना पड़ता है, वो शरीर के पोषण से जरा रहता है। अब उसको क्या करते हैं, बाद में उसको काट के निकाले जाए, तब तक वो रहता है जब तक गर्भावस्था में है, और जैसे गर्भावस्था से बाहर निकलता है तो उसको काटकर हटा दिया जाता है, क्योंकि उसको पोषण की बाहर से जरूरत है, अंदर से जरूरत उसको नहीं है। लेकिन फिर दूध श्रावण करने के लिए बाहर से भी उसको दिया जाता है, जैसे मुंह के द्वारा दिया जाता है, लेकिन तब तक उसका ये यहाँ पर पोषण देखिए इसके शरीर से है, ये आपका मुंह से, आंख से, नाक से कोई भी आपका ये कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ इसका जो अपरा है इसी से ये पोषण लेता है, अपरा जो है इसी से ये पोषण लेता है। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता तो उसके मुख द्वारा भोजन जाने लगता है, जैसे अभी हम लोग मुख के द्वारा भोजन खाते हैं, लेकिन जब गर्भ अवस्था में होंगे, उस समय गर्भ अवस्था में होंगे तो मुख द्वारा भोजन नहीं जाता है, किसके द्वारा, अपरा। तो ये अपरा यहाँ पर काम करते हैं, कैसे रहता है देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो झिल्ली है यहाँ पर पूरे यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रवाह यहाँ पर होते हैं, तत्व का, पोषक का, प्रवाह का, ऑक्सीजन का, सब यहीं से मिलता है, समझा गया। इसी में आपका धमनी, सीरा, नस सब यहीं पर होते हैं, जो आपको पता है, धमनी, सीरा, नस सबको पता है, सब यहीं पर आपको होता है। अब गर्भ काल में धमनी देखिए कैसा होता है, गर्भ काल में जो धमनी होता है देखिए कैसा होता है, दिखाई दे रहा है ना, ये सब आपका गर्भ काल में इस तरह से धमनी होता है। अब गर्भ काल नहीं रहेगा तो धमनी आपको नहीं होगा। अक्सर आप लोग बहुत प्रकार के देखे होंगे, जैसे गर्भ अवस्था में होते हैं ना, तो गर्भ अवस्था में जो यहाँ पर आकार होता है ना, गर्भ अवस्था में जो पेट का आकार होता है उस पर लगभग लाइनिंग लाइनिंग होने लगता है, लाइनिंग लाइनिंग हो जाता है, तो कई सारे लाइनिंग होता है और ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि जब लाइनिंग हो ना, दरार छोड़ने लगा, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अब बच्चे जो जन्म लेगा वो लड़के जन्म लेगा, ऐसे दरार नहीं होगा तो बच्चे बोलते हैं, वहां बोला जाता है कि लड़की जन्म लेगा, ऐसा होता नहीं है। दरार होने का रीजन क्या है ना, कि जो गर्भकाल के धमनी होता है ना वो बढ़ने लगता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, वो दरारें छोड़ने लगता है, क्योंकि एक तो शिशु का आकार बढ़ रहा है और एक इसका धमनी जो उसका गर्भकाल वो भी बढ़ रहा है, तो ऐसा होता है। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि जब दरारें वहां पर निकलते हैं ना बड़े बड़े, तो वहां पर क्या होते हैं, बच्चे अंदर से लात पैर हो सकता है चला रहे थे, यहाँ पर होता है, लेकिन नहीं, वहां पर गर्भकाल के धमनियां बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं। बहुत सारे अभूत प्रेत नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, लोग कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आज तक नहीं देखे, न्यूट्रॉन भी नहीं देखे, तो होता है ना, माने गए, इसलिए भूत प्रेत भी बहुत सारी चीज होता है, माना गया। लेकिन यहाँ पर ये गर्भकाल धमनिया में ऐसा अगर फटना होता है ना, तो लोग आमतौर बोलते हैं कि क्या होता है, वहां पर वो बच्चे जन्म लेंगे तो लड़का ही जन्म लेंगे, लेकिन नहीं, गर्भकाल की धमनिया में क्या होता है, वो फटने लगता है, यानी जब बढ़ने लगे, देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए किस तरह आकार बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आकार बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सेम आपको बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसी तरह से फटता है, लाइनिंग ऐसे ऐसे पेट पर फटता है, इसी तरह से फटना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको मातृक धमनिया बोलते हैं, इसे कुरियोलिक बिलाई बोलते हैं, और ये अपराध है जो शिशु का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे, शिशु का जो पोषक पूरा होता है सब इसी कारण से होता है, और जितना ज्यादा शिशु का पोषक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पेट का जो आकार होता है वो बढ़ते जाता है। ये पोषक के ऊपर डिपेंड करता है, शिशु कितना भोजन कर रहा है, जिस तरह से भोजन करेगा उस तरह से क्या होगा, आपको दिखाई वहां पर देगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, लगभग समझ में आ गया होगा। और ये आपका जो उत्क्षेपण परिवर्तन है, इसको है, हम लोग इसको भेज देंगे, आप लोग इसको क्या कर नोट्स बना लीजिएगा, लो इसको बन जाएगा नोट्स आपको। दूध स्राव है, लास्ट आपका है दूध स्राव में, जैसे बच्चे को मान लीजिए कि जब उसको पोषण हो गया तो उसको दूध स्राव चाहिए ना, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं दूध स्रावन के लिए, तो स्त्री में जो स्तन ग्रंथि का जो सर्वकता होता है उसके दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और बदलाव आने के बाद उसमें क्या दूध का स्रावन होने लगता है। जैसे शिशु जैसे जन्म लेगा ना, शिशु जैसे जन्म लेगा, जैसे मान लीजिए कभी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के रज्जो चक्र के बारे में, रज्जो धर्म के बारे में बात की है, तो रज्जो धर्म जो यौनारंभ होता है तो उस समय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब दूध का स्रावन जो होता है माता के शरीर में कब बनता है, तो जैसे ही शिशु का उस समय अगर उसका जो आकार होता है, साइज होता है, ये सब चीजें नहीं देखी, जैसे उसका निषेचन होता है, यानी शरीर से अगर बाहर निकल गया, प्रसव हो गया, प्रसव हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे वो प्रसव हो गया उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारे जो झिल्ली होते हैं अपरा वो बंद कर देता है, और उसी समय बंद करने के बाद वो बाहर निकल जाता है, और सेम उसके बाद क्या करता है, वो आपका दूध स्रावन भेजता है, यानी वहां पर एक सर्वकता के दौरान बदलाव कर देता है, और वहीं से दूध का स्रावन हो जाता है। यानी शिशु को भोजन तो देना है ना, तो शिशु को जब प्रसव हो जाता है, यानी शिशु जब बाहर निकलता है उसके बाद उसको भोजन चाहिए, तो वही चीज उस समय तो ब्लड मिल रहा था, जो शरीर के अंदर था, क्या मिल रहा था, ब्लड मिल रहा था, और वही ब्लड फिर उसको मिलेगा, लेकिन वो क्या चीज में प्रवाह मिलेगा, दूध में प्रवाह मिलेगा, यानी उसको दूध स्रावन बोलते हैं। वो कब होता है, जब तक वो आपका प्रसव नहीं होगा तब तक वो नहीं बनता है।
किसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि शरीर के अंदर अगर बहुत सारे होते हैं ना कि बच्चे जब निकलते हैं तो देखिएगा उसको अपोलाइसिस, लकवा, इसे जो बीमारी आप लोग नाम सुने ना, तो बहुत सारे बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे जब जन्म लेके बाहर निकलते हैं तो उस कंडीशन में उसका हाथ पैर ये सब काम नहीं करते, तो उसको पोषक तत्व की कमी है। जो पोषक को हम लोग इसके पीछे पढ़े हैं वो पोषक तत्व कमी होती है। उसके माँ के जो पोषण होता है ना, पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, इसलिए बच्चे का भी जो आकार होता है, शिशु का आकार होता है, वजन सब पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा खाए पिए है फिर भी शिशु ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होता है। पोषक तत्व की कमी से ही बच्चा ऐसा होता है। तो पोषक तत्व अगर सही से टाइम से है, अगर टाइम टू टाइम पोषक है तो उसको भी, क्योंकि उसको अंदर ब्लड जाएगा, उसके अंदर ब्लड जाएगा। जब मान लीजिए कि माँ सेवन नहीं करेंगे अगर भोजन के, तो उसके अंदर तो ब्लड कैसे जाएगा, सारे ब्लड उसी के शरीर में से उसके में चला जाएगा, तो रहेगा तभी ना जाएगा। तो पोषक तत्व की कमी कारण क्या होते हैं, बच्चे कई प्रकार से होते हैं। हम अगले अध्याय में इसको चर्चा